नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देख रहे हैं इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? कौन सा समझौता? तो गांधी इरविन समझौता। ध्यान रखेंगे, कौन सा समझौता? तो गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन दिया 1930, दूसरा दिया 1931, तीसरा ऑप्शन है 1925 और चौथा ऑप्शन दिया 1940। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है वर्ष 1931। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। गांधी और इरविन, कौन है इरविन? तो इरविन जो है उस समय, ये जो 1930-31 का जो दौर था, उस समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल थे। तो भारत में 1931 के समय में वायसराय या गवर्नर जनरल कौन दिखाई देते हैं? लॉर्ड इरविन। और इन्हीं लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच वर्ष 1931 में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में गांधी जी और कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। किस वजह से प्रारंभ किया, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न में ये तिथि भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कब? तो 20 सितंबर 1932। ईयर जरूर ध्यान रखेंगे, 1932। कहाँ, किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। कहां पर किया? तो यरवदा जेल। कहां है यरवदा जेल? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है पुणे में। कहां है? पुणे या पूना जिसको आप बोल सकते हैं। तो पुणे में स्थित है ये यरवदा जेल और यहीं पर गांधी जी ने आमरण अनशन किया था 1932 में। किस कारण से किया था, उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। पहला दिया हुआ है सत्याग्रहियों के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन में गांधी इरविन समझौता भंग करने के विरुद्ध, तीसरा ऑप्शन दिया है रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध और चौथा ऑप्शन दिया है कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वर्ष 1932 में इंग्लैंड की सरकार ने, वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने एक घोषणा की और वो घोषणा ये की कि अब आज से जो है हिंदू समाज के तहत आने वाले जो दलित वर्ग हैं उन दलित वर्गों को भी अलग या पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलेगा। तो जैसे अंग्रेजों ने पहले 1909 में क्या किया, मुसलमानों को अलग किया, मुसलमानों को बांटने की कोशिश की, मार्ले मिंटो अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया, वैसे ही 1932 के मैकडॉनल्ड अवार्ड के माध्यम से वो हिंदुओं के अंदर दलितों के साथ भी यही कार्य करना चाह रहे थे। और इस बात का ही विरोध किया किसने? कांग्रेस और गांधी जी और उस समय के समस्त भारतीय नेताओं ने। और इसी विरोध के क्रम में ही गांधी जी ने उस समय पुणे की यरवदा जेल में, जो कि उस समय वहां पर बंद थे, वहां पर आमरण अनशन शुरू किया था। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। किसके विरोध में? तो रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया? पहला ऑप्शन है गुजरात के खेड़ा जिले से में, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र के पवनार से, तीसरा है आंध्र प्रदेश के गुंटूर से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 1940 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है 1940। और क्या दिया गया है? विनोबा भावे के बारे में दिया गया है। और क्या पूछा गया है? कौन सा सत्याग्रह? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में वर्ष 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह या इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और इस सत्याग्रह को शुरू करने वाले जो सबसे पहले सत्याग्रही माने गए हैं वो कौन है? विनोबा भावे। तो सबसे एक बात तो यही इंपॉर्टेंट आपके लिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन है? वो है विनोबा भावे। कब शुरू हुआ था ये सत्याग्रह? तो 1940 में। अब प्रश्न में पूछा गया कि इस सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। कहां से? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। किस जिले में है? तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जिला है वर्धा जिला। तो महाराष्ट्र का जो वर्धा जिला है वहीं पर स्थित है ये पवनार आश्रम और यहीं से शुरू हुआ था पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन? विनोबा भावे। और दूसरे कौन है वो भी नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के हेतु भेजा गया था, भारत में कब आया था? 1942, दिसंबर 1942, अगस्त 1945, अप्रैल 1943 और मार्च 1942। तो चार ऑप्शन दिए हैं, दिसंबर 1942, अगस्त 1945,
अप्रैल 1943 और मार्च 1942। तो ये जो मिशन था, क्रिप्स मिशन, ये भारत आया था मार्च 1942 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र कब दिया था? 1937 में, 1939 में, 1938 में या 1936 में? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। कारण क्या था? तो कारण ये था कि 1939 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो त्रिपुरी में हुआ था, और त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे, और इस बात का विरोध किया था गांधी जी ने। गांधी जी अपने जो सपोर्टर थे उनको खड़ा करना चाह रहे थे। उनके साथ कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया। तो गांधी जी अपने साथ के एक व्यक्ति को, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया, उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि कांग्रेस में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे। चुनाव हुए, अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, और उस चुनाव में कौन जीतता है? तो सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं तो गांधी जी और बाकी जो उनके करीबी थे इस बात से नाराज हो जाते हैं, और उनकी इस नाराजगी को दूर करने के लिए ही सुभाष चंद्र बोस ने बाद में क्या किया? इस पद से त्यागपत्र दे दिया। मतलब 1939 के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो याद रखेंगे कब? 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आईएनए से संबंध नहीं थे? गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, शहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह या आरसी दत्त? तो इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, और ये जिसकी स्थापना आपको सिंगापुर और जापान में होते हुए दिखाई देती है। प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति इन चारों में से कौन नहीं है? तो गुरुदयाल सिंह ढिल्लो इससे जुड़े हुए हैं, शहनवाज खां भी जुड़े हुए हैं, जनरल मोहन सिंह भी जुड़े हुए हैं। इससे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति हमें नहीं दिखाई देता वो कौन है? आरसी दत्त। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आरसी दत्त जो थे आईएनए से संबंध नहीं। पढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया था, उसी से जुड़ा प्रश्न है। 1940, 1942, 1944 या 1945? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1942 में। ध्यान रखेंगे कब शुरू हुआ? तो 9 अगस्त 1942। तो ये आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है कि 9 अगस्त 1942 को ये शुरू हो जाता है। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। इसलिए इस आंदोलन को कई बार अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है या अगस्त क्रांति आंदोलन भी कहा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? तो 1942 में। किस डेट को शुरू हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। कब? तो 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू होता है, और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने और कांग्रेस ने नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। तो डू और डाई का नारा भी इसी समय दिया गया, करो या मरो का नारा भी इसी आंदोलन के समय दिया गया। और ये जो शुरू होता है 1942 में, अगस्त 1942 में, 9 अगस्त 1942 को शुरू होता है। इसलिए इस आंदोलन को कई बार अगस्त क्रांति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह अमेरिकी प्रकाशक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे कौन थे? लुईस फिशर, विलियम एल सीवर, वेब मिलर या नेग्ले फॉर्सन? तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि इन चारों में से वो कौन सा अमेरिकी प्रकाशक है या लेखक है जो भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट के समय गांधी जी और कांग्रेस के साथ मौजूद थे और उन्होंने इस आंदोलन को देखा था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है लुईस फिशर। ध्यान रखेंगे लुईस फिशर कहाँ के थे? ये अमेरिका से संबंधित थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? 1940, 1942, 1943 या 1945? तो किसके बारे में जुड़ा हुआ प्रश्न? तो प्रश्न जुड़ा हुआ है सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है ये प्रश्न, और प्रश्न में पूछा गया अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 1943। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। कहां पर की थी? तो ये भी ध्यान रखना होगा, सिंगापुर में। कहां पर? तो सिंगापुर में उन्होंने इस अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? 4 नाम दिए गए। पहला रास बिहारी बोस, दूसरा है NM जोशी, तीसरा है अरुणा आसफ अली और चौथा नाम दिया है जयप्रकाश नारायण। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये जो लीग है इसकी स्थापना वर्ष 1928 में कहाँ हुई थी? ये ध्यान रखना है आपको, जापान में हुई थी। तो वर्ष 1928 में ये लीग कहाँ बनता है? जापान में। और इस लीग को संस्थापक या इस लीग को बनाने वाले व्यक्ति जो दिखाई देते हैं वो कौन है? रास बिहारी बोस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस ही वो व्यक्ति है जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना वर्ष 1928 में जापान में की, और इसी लीग को, इसी संगठन को बाद में उन्होंने
किसको सौंप दिया, तो वो थे कौन, सुभाष चंद्र बोस। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, 1858, 1905, 1906 या 1919। तो इसका प्रश्न का सही जवाब है 1906। किसके बारे में पूछा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन जो आज़ादी के समय बनता हुआ दिखाई देता है। कब बनता है, तो 1906 में बनता है। कहाँ पर स्थापना हुई थी, तो ये भी प्रश्न आता है कभी कभी, ध्यान रखेंगे, ढाका में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई, कब, 1906 में। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, क्या बोला गया है, कब, सन 1936। तो ये वर्ष भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1936। और इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1936 का अधिवेशन हुआ था कहां पर हुआ था, ये पूछा गया है। और इस अधिवेशन की खास बात यह है जो आपको ध्यान में रखना है कि इसी अधिवेशन में 1936 के कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पहली बार किसकी मांग की गई, संविधान सभा की। किसकी मांग की गई, संविधान सभा की, अर्थात एक ऐसी सभा, एक ऐसा संगठन जो भारत के लिए क्या बनाएगा, भविष्य का संविधान। तो भारत के संविधान को बनाए जाने के लिए एक संविधान सभा की मांग पहली बार वर्ष 1936 में की गई थी कांग्रेस के द्वारा। प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो अधिवेशन 1936 का था ये कहां पर हुआ था। तो 4 ऑप्शन है, पहला कानपुर, दूसरा मुंबई, तीसरा फैजपुर और चौथा है लाहौर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है फैजपुर। तो 1936 का कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में हुआ और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग की, या एक तरह से ऐसा बोलिए कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन अलीपुर बम केस में शामिल थे, अरविंद घोष, पीसी बनर्जी, विपिन चंद्रपाल या चंद्रशेखर आजाद। तो अलीपुर बम केस, कौन सा केस, अलीपुर बम केस से संबंधित जो व्यक्ति हमको दिखाई देते हैं वो कौन है, अरविंद घोष। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। कब की बात की जा रही है, तो 1906 की बात की जा रही है। और 1906 में स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया, वही यहाँ पर पूछा गया है। पहला नाम दिया है मोतीलाल नेहरू, दूसरा बीजी तिलक, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा नाम दिया है दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से किया था। तो कांग्रेस के किसी मंच से पहली बार जो व्यक्ति स्वराज शब्द का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं वो है दादा भाई नौरोजी। कब किया, तो 1906 में। कहां पर किया, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। कौन सा आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। खलीफा आप सभी को पता है, खलीफा कौन हुआ करता था, तो खलीफा एक पद हुआ करता था जो सारी दुनिया में जो मुस्लिम हुआ करते थे उनका मुख्य धार्मिक नेतृत्व करता। तो समस्त दुनिया के मुस्लिमों का धार्मिक नेतृत्व करता ही क्या कहलाता था, खलीफा। यह एक पद हुआ करता था पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, जिसे 1922 में समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1922 के पहले उस खलीफा को, जो कि उस समय खलीफा था वो था तुर्की का खलीफा, तुर्की से संबंधित था खलीफा उस समय का, तो उस खलीफा को उसके अधिकारों को दिलाने हेतु तो दुनिया भर के अलग अलग देशों में मौजूद मुसलमानों द्वारा अनेक आंदोलन चलाए गए। और तुर्की में मौजूद इस खलीफा को उसके अधिकारों को दिलाने के लिए भारतीय मुसलमानों के द्वारा भारत में एक आंदोलन शुरू किया गया। उसी आंदोलन का नाम है खिलाफत आंदोलन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि भारत में इस खिलाफत आंदोलन को एक तरह से आगे ले जाने वाले प्रमुख लोग कौन थे। तो 4 नाम दिए गए यहाँ पर। पहला नाम दिया गया अली बंधु, दूसरा नाम दिया चित्तरंजन दास, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अली बंधु। तो वो दोनों जो अली बंधु थे उन्हीं लोगों ने मिलकर के इस आंदोलन को भारत में चलाया। तो ध्यान रखेंगे कौन, अली बंधु ने भारत में खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहां हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कब की बात की जा रही है, 1921 में। कौन सा विद्रोह, मोपला विद्रोह। प्रश्न पूछा गया कहां पर हुआ ये विद्रोह। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा केरल, तीसरा पंजाब, चौथा है बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है केरल। ध्यान रखेंगे मोपला विद्रोह कहां हुआ, तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरला में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन से नेता जुड़े हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा विद्रोह, कूका विद्रोह कहां पर हुआ था, तो पंजाब में। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न आता रहता है कि कूका विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे वो राज्य है पंजाब। अब यहां पर पूछा गया है कि इस विद्रोह को
में शामिल व्यक्ति कौन है? इन चारों में से कौन सा व्यक्ति है जो इस विद्रोह से जुड़ा हुआ है? तो पहला नाम दिया है राम बहादुर सिंह, दूसरा दिया है सुदर्शन सिंह, तीसरा दिया है राजा रणजीत सिंह, चौथा नाम दिया है बाबा राम सिंह। ध्यान रखेंगे क्या नाम दिया है चौथा नाम? तो बाबा राम सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बाबा राम सिंह। तो बाबा राम सिंह जो थे वो कुका आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं या कुका विद्रोह से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये विद्रोह हुआ कहां? तो पंजाब में। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ और बात आप जान लीजिए। भगत जवाहर मल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1840 के आसपास पंजाब क्षेत्र में, खास करके या विशेष करके पश्चिमी पंजाब में एक आंदोलन या विद्रोह शुरू किया जिसका नाम है कुका विद्रोह। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रश्न में इनका नाम नहीं दिया। प्रश्न में पूछा है कि इन चारों में से वो कौन सा व्यक्ति है जो इस आंदोलन या विद्रोह से जुड़ा हुआ है? तो उसका सही जवाब है बाबा राम सिंह। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? मतलब इन चारों में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसने इस गीत को, कौन सा गीत? तो रघुपति राघव राजा राम को संगीत दिया था। तो ये गीत है, इसका जो संगीत है उसको देने वाला व्यक्ति कौन है इन चारों में से? तो पहला नाम दिया है मल्लिकार्जुन मंसूर, दूसरा दिया है कृष्णराव शंकर पंडित, तीसरा नाम दिया है विष्णु दिगंबर पलुस्कर और चौथा नाम दिया है ओंकार नाथ ठाकुर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है विष्णु दिगंबर पलुस्कर। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस गीत को संगीत प्रदान किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पहला नाम दिया गया है जस्टिस आंदोलन उत्तरी भारत में, दूसरा दिया है कायस्थ आंदोलन कर्नाटक में, तीसरा दिया है लिंगायत आंदोलन दक्षिण भारत में और चौथा ऑप्शन दिया है नामशूद्र आंदोलन बंगाल में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, मतलब प्रश्न पूछा गया कि इन चारों में से कौन सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित जो यहाँ पर दिखाई देता है वो है नामशूद्र आंदोलन। कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये नामशूद्र आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल क्षेत्र में। और इसको शुरू करने वाले व्यक्ति कौन दिखाई देते हैं? तो उनका नाम आपको याद रखना चाहिए। वो व्यक्ति थे द्वारका नाथ मंडल। कौन थे? तो द्वारका नाथ मंडल के द्वारा यह एक तरह का आंदोलन था जो कहाँ पर शुरू हुआ? बंगाल में। तो द्वारका नाथ मंडल ने नामशूद्र आंदोलन शुरू किया बंगाल में और इसके माध्यम से उन्होंने वहाँ पर जो अछूत समझे जाने वाली जातियाँ थी उनको उनके अधिकार दिलाने का प्रयास किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है नामशूद्र आंदोलन। पिछड़ी हुई जातियों को या अछूत जातियों को उनके अधिकार दिलाने हेतु चलाया गया है यह आंदोलन। कहाँ पर चलाया गया? तो बंगाल में। और इस आंदोलन के प्रणेता या नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे द्वारका नाथ मंडल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया कहाँ हुआ था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है ये 1929 का, जिसमें किसको स्वीकार किया गया? तो सविनय अवज्ञा प्रस्ताव को। मतलब 1929 का ही वो कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाए जाने की घोषणा की है, जिसे हम लोग सिविल डिसओबियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और आपको ये पता होगा कि इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और इस दांडी मार्च के माध्यम से उन्होंने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि ये जो प्रस्ताव पास किया गया था वो कहाँ पर पास किया गया था 1929 में? पहला ऑप्शन दिया है कलकत्ता, दूसरा मुंबई, तीसरा दिल्ली और चौथा है लाहौर। तो ध्यान रखेंगे 1929 का कांग्रेस का यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। ध्यान रखेंगे कांग्रेस का यह अधिवेशन 1929 का लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ और उसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाए जाने की घोषणा की गई। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कब की बात की जा रही है? तो जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हो रही थी उस समय भारत का या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, यही पूछा गया है। पहला नाम दिया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा पट्टाभी सीतारामैया और चौथा नाम दिया है जेबी कृपलानी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जेबी कृपलानी। ध्यान रखेंगे कौन? जेबी कृपलानी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया, एक तरह का सन्यासी बन गया? पहला नाम दिया है अरविंद घोष, दूसरा है हेमचंद्र कानूनगो, तीसरा है अजीत सिंह, चौथा नाम दिया है जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय। तो इन चार नामों में से जो व्यक्ति हमें दिखाई देता है वो है कौन? जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय। तो जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय अपने जीवन के अंतिम दिनों, प्रारंभ में वो एक क्रांतिकारी थे, ध्यान रखेंगे किसको छोड़ दिया, तो बाद में उन्होंने क्रांति के रास्ते को छोड़ दिया और वो जुड़ गए किससे? रामकृष्ण मिशन से। आप सभी को पता होगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो इसी मिशन से बाद में जुड़ जाते हैं कौन? जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय, जो कि प्रारंभ में क्या थे? एक क्रांतिकारी नेता थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे?
पहला नाम दिया अब्दुल कलाम आज़ाद, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा नाम दिया है चौधरी देवीलाल। तो भारत के पहले क्या प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो प्रथम उप प्रधानमंत्री जो हमारे दिखाई देते हैं वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? पौंडीचेरी, मद्रास, गोवा या केरल? तो बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है वर्ष 1961 में पुर्तगालियों की। तो आप सभी को पता है कि भारत में आधुनिक काल में यूरोप से आने वाला पहला देश कौन सा था? पुर्तगाल। और भारत से आधुनिक काल में सबसे बाद में जानने वाला जो यूरोपीय देश था वो भी पुर्तगाल ही था। तो सबसे पहले आया था पुर्तगाल और सबसे बाद में गया भी पुर्तगाल, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पुर्तगाली भारत से एक तरह से अंतिम में कब जाते हैं? तो वर्ष 1961 में जाते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि वो कौन सी जगह थी जिसे 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है गोवा। गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से भारत सरकार ने स्वतंत्र कराया था। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1877, दूसरा ऑप्शन है 1787, तीसरा ऑप्शन है 1867 और चौथा ऑप्शन है 1876। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1877। ध्यान रखेंगे क्या है? 1877 ही वो वर्ष है जिस वर्ष में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसके लिए इसी समय जब इन्हें भारत की महारानी घोषित किया गया तो इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि? तो कैसर ए हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि 1877 में उस समय की इंग्लैंड की महारानी को भारत की भी क्या घोषित कर दिया गया? महारानी घोषित कर दिया गया। तो ये जो हमने आज ये सारे प्रश्न देखे, ये सारे ही प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।